बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देख लें बेटे कि बर्ड्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। रेवेनस एपेटाइट्स होती हैं इनकी, जो कि इनके हाई मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करती हैं, एंडोथर्मिक को सपोर्ट करती हैं और फ्लाइट को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमिंग बर्ड जो है तकरीबन वो कॉन्स्टेंटली सारा दिन ही खाता पीता रहता है, ठीक है। और इनके हाई रेट ऑफ फूड कंजम्पशन के बावजूद उनका मेटाबॉलिज्म जो है ना रात के टाइम पे सस्टेन नहीं हो पाता। यही वजह है कि रात के टाइम पे वो टॉर्पॉइड कंडीशन में चले जाते हैं, जिसमें उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, रिस्पिरेटरी रेट जो है स्लो डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि सुबह तक दोबारा से वो मेंटेन ना हो जाए, ठीक है। तो खाने का बहुत ज़्यादा बर्ड्स में रुझान इसी वजह से है ताकि वो ईज़िली अपना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर सकें और फ्लाइट कर सकें। देन कुछ देख लेते हैं बिल्स एंड टंग्स के बारे में। आपके पास जो बर्ड्स की बिल्स यानी चोंचे और टंग्स जो ज़बानें वगैरह होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं उनकी फीडिंग हैबिटेट्स और फूड सोर्सेज के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल जो वुड पेकर्स टंग होती है वो बार्ब्ड होती है ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके ग्रब्स। ग्रब्स कहते हैं बेटे जो लार्वीज होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह के छोटे, ठीक है। वो बार्क में से, दरख्तों में से, उसकी लकड़ी में से आराम से वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है बार्ब टंग की वजह से। इसके अलावा आपके पास सैप सकर्स होते हैं, वो सुराख कर देते हैं छोटे छोटे ट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से उनकी ब्रश लाइक टंग होती है और फिर वहाँ से जो उसमें सैप जमा होता रहता है उन सुराखों के अंदर उसको वो लिक कर लेते हैं, चाट लेते हैं अपनी ब्रश लाइक टंग की वजह से। इसके अलावा आपके पास हमिंग बर्ड्स होते हैं, उनकी जो ज़ुबान है वो ट्यूब शेप रोल होकर ट्यूब शेप बनी हुई है ताकि वो फूलों का जो रस है नेक्टर वो सक कर सकें। क्रॉप को देख लेते हैं। कुछ बर्ड्स के अंदर आपके पास जो डायवर्टिकुलम होता है एसोफेगस का, यानी एसोफेगस की एक पाउच सी बनी हुई होती है, इसको हम क्रॉप कहते हैं, इसको पोटा भी कहा जाता है आम ज़बान में। इज़ अ स्टोरेज स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो मुर्गी वगैरह आप लेके आते हैं उसमें जो पोटा होता है वो गिजर्ड होता है बेसिकली। देखिए अगर आपने घर में कभी मुर्गियाँ वगैरह पाली हों या कबूतर वगैरह पाले हों तो आपने देखा होगा जब वो दाना खाते हैं तो उनकी गर्दन के पास एक सूजन सी बन जाती है, थैला सा, वो आपके पास क्रॉप होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो स्टोर कर लेते हैं दाना और उसके बाद फिर वो अपने स्टमक में लेके जाते हैं, जिसको हम प्रॉपर पोटा कहते हैं। जो अक्सर आपने अगर होल चिकन खरीदी हो मार्केट से तो पोटा भी साथ मिलता है, ये अलग से भी बिकती है, ठीक है, पोटा के लिए जी। तो वो जो पोटा है वो गिजर्ड होता है, ठीक है, जो मार्केट में मिलता है। एनीवेज, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डायवर्टिकुलम होता है एस्फेगस, जिसको हम क्रॉप कहते हैं, ये स्टोरेज का काम करता है। और जो बर्ड्स होते हैं आपके पास क्विकली इंजेस्ट कर लेते हैं काफ़ी क्वांटिटीज़, यानी जब उनको दाना या कोई चीज़ आपको मिलेगी तो वो फ़ौरन से खा लेंगे, ठीक है, उसमें स्टोर कर लेंगे और उसके बाद फिर जब आराम से सुकून से बैठे होंगे तो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। जो क्रॉप होता है पिजन्स का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, अक्सर पूछी भी जाती है। वो जो क्रॉप उनका होता है उसकी क्रॉप के अंदर से आपके पास चीज़ी यानी जिस तरह होता है ना वाइट कलर का चिपचिपा सा महलूल सा वो बनता रहता है, जिसको हम पिजन्स मिल्क कहते हैं। और ये होता क्यों है कि ये उसके जो क्रॉप है उसके जो सेल्स हैं वो स्लॉटेड आउट होना शुरू हो जाते हैं, यानी निकलना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो लाइनिंग है और वो दूध की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और ये जो दूध होता है ये जो छोटे छोटे जो कबूतर के जो बच्चे निकलते हैं अंडों में से, स्कप्स, ठीक है, यंग पिजन जिनको हम कहते हैं, वो अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो छोटे बच्चे होते हैं, अभी वो दाना हजम नहीं कर सकते, ठीक है, दाना वगैरह नहीं खा सकते, तो उनके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि अपने बच्चों को अपने मिल्क के ऊपर यानी पिजन्स मिल्क के ऊपर फीड कराते हैं। तो वो मिल्क इनका मेमोरी ग्लैंड से नहीं निकलता बल्कि इनकी क्रॉप के अंदर से जो इनकी अंदर की इनर लाइनिंग के सेल्स हैं वो गिर गिर के बाहर निकल के आ रहे होते हैं, जो कि एक महलूल सा बनाते हैं, वाइट स्टिकी सा चीज़ी सा, उसको हम कहते हैं पिजन्स मिल्क जी। इसके अलावा आप के पास कुछ सेडर वैक्सविंग्स होती हैं या वल्चर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर आपके पास या बर्ड्स ऑफ प्रे यानी जो शिकारी परिंदे होते हैं उनके अंदर एसोफेगस जो होता है वो इसी फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, स्टोरेज वगैरह के लिए। और क्रॉप्स जो हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते, कहाँ पर इंसेक्ट ईटर बर्ड्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने इंसेक्ट स्टोर नहीं करने होते, वो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं, तो सारा दिन उनको कहीं ना कहीं वो इंसेक्ट ढूंढते हैं और खाते रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे क्रॉप नहीं होता इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, प्लांट्स नहीं सॉरी बर्ड्स में। अब हम स्टमक की तरफ देख लेते हैं। जो स्टमक होता है बर्ड्स का ये मॉडिफाई होता है दो रीजन्स में। एक तो इसके पास प्रोवेंट्रिकुलस होगा जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, जो कि हेल्प आउट करेगा डाइजेशन के स्टार्ट के अंदर। दूसरे इसके पास होता है वेंट्रिकुलस जिसको हम गिजर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और ये मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो कि क्रश करता है सीड्स को, फूड वगैरह मटेरियल को, जो पोटा मैंने आपको बताया था। बर्ड्स जो हैं वो तकरीबन आपके पास पत्थर वगैरह भी और रेत वगैरह भी, एब्रेसिव, इस तरह की चीज़ें सख्त वगैरह साथ में ज़रूर खाते हैं ताकि जो उनके सख्त बीजों के छिलके हैं वो उससे रगड़ खा के उनके मैदे के अंदर या उनके क्रॉप के अंदर हज़म हो जाएँ। जो एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है वो छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके अलावा इनके अंदर पेंक्रियाज और लिवर भी होता है, वो सिक्रीशन करता है
पेयर्ड सीकी मौजूद होती है, जो कि जहाँ पे छोटी बड़ी आंत की जो यूनियन होती है वहाँ पे मौजूद होती है वो। इसके अलावा ब्लाइंड एंडिंग सैक मौजूद होती है इनके पास इंटेस्टाइन में, जो कि हेल्प करती है। उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज वगैरह को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है ना, पत्ते वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं, और सीड्स वगैरह में भी सेलुलोज होता है। तो ये उसके अंदर ब्लाइंड एंडिंग सैक्स होती हैं उनकी बर्ड्स के अंदर इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनको एड करते हैं फॉर सेलुलर डाइजेशन, यानी कि अब आपके पास सिम्बियोसिस आ गई। फिर बर्ड्स जो हैं आपके पास, उनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्लैका के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन कुछ बर्ड्स में माउथ के ज़रिए भी एक्सक्रीट आउट होता है। आउल्स जो हैं, आउल्स अगर कोई छोटे परिंदे या कोई चूहा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे तो उनकी पूरा वो एज शिकार के तौर पर खाएंगे ना उसको, पूरा उसको निगल लेंगे, तो क्या होगा, उस परिंदे की फर या बाल या चूहे की बाल पर और हड्डियाँ वगैरह वो तो हज़म नहीं होंगी, तो वो सारी उसके मैदे के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं और पैलेट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और दोबारा से उसके माउथ के ज़रिए वो पैलेट बाहर निकल आता है। तो आउल के जो पैलेट्स होते हैं जहाँ वो रहता है, ठीक है, यानी कि आप समझ लें कि उसके जो नेस्ट होता है, घोंसला वगैरह, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो उसके पैलेट्स मौजूद होते हैं, जो जो खुराक उसने खाई होती है। अगर जोलॉजिस्ट ने स्टडी करना हो कि आउल्स की फूड हैबिट्स क्या हैं, तो वो उसके नेस्ट के इर्द गिर्द वो पैलेट्स हैं उनकी डिटेल में स्टडी करके देख सकते हैं कि उसने क्या क्या खाया है। अच्छा जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आउल पैलेट्स, ठीक है। तो पिजन्स मिल्क भी इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली है आपने, आउल्स पैलेट्स भी पढ़ लिए हैं। अच्छा, अब और इसके अलावा आपने बिल एंड टंग्स की डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी देखी हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे फीडिंग हैबिट्स देखते हैं। बर्ड्स जो हैं उनको उनकी ग्रुपिंग की जाती है उन बेस ऑफ दी फीडिंग हैबिट्स। अब जो ग्रुपिंग है वो कुछ आर्टिफिशियल टाइप है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं आपके पास उनकी खुराक जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा वो चेंज भी करती है सीज़न और फूड अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उनकी जो डाइट है वो चेंज होती रहती है। लाइक जिस तरह रॉबिन्स हैं, रॉबिन्स जो हैं आपके पास ज़्यादातर वो कीड़े मकोड़े या उनके ऊपर ग्रो करेंगे या उनको खाएंगे या फिर इनवर्टिब्रेट्स वगैरह को खाएंगे। लेकिन क्या होता है, सर्दियों में ये फूड इतना अवेलेबल नहीं होता, तो फिर सर्दियों में वो बेरीज़ वगैरह के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब उसको खाते हैं। तो फूड चेंज हो गया ना इनका, ठीक है, तो फूड हैबिट चेंज हो गया। अच्छा, इसके अलावा अक्सर परिंदों के फूड हैबिट्स की वजह से परिंदों को कहा जाता है कि ये बड़े नुकसानदेह हैं इंसानों के लिए। उनके ज़ाहिर सी बात है, इंसानों का फूड और उनका फूड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो फिर वो नुकसान होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर दाना वगैरह डालें किसान खेतों में तो परिंदे आके चुग जाते हैं, फिर वो काश्त क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से फल वगैरह लगे हों तो बागों में, तो वो भी खा जाते हैं, तो फिर वो नुकसान होता है किसानों वगैरह को। तो बर्ड्स डैमेज द ऑर्चर्ड एंड ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है, और तकरीबन मिलियंस में डॉलर्स में हर साल इसका नुकसान होता है। फ्लॉकिंग एंड रूस्टिंग हैबिट ऑफ सम बर्ड्स, यानी कि परिंदे गौल में आते हैं, यानी इकट्ठे होकर आते हैं और चीज़ें चुग जाएंगे वहाँ पे। जैसे यूरोपियन स्टार्लिंग्स हैं या आपके पास रेड विंग ब्लैक बर्ड्स हैं, ये कंसनट्रेट मिलियंस ऑफ बर्ड्स जो है ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं हज़ारों की तादाद में, और फिर वहाँ पे खेतों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और रीसेंट जो है मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है मज़ीद ख़राब होने के उसमें हो गया है। और ग्रेन फीडिंग जो है बर्ड्स से वो इंकरेजिंग है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फ्लॉक्स। जैसी ज़ाहिर सी बात है, जब वो ग्रेन फीडिंग करेंगे तो फिर उनका फ्लॉक भी बहुत बड़ा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, यानी कि शिकारी परिंदे, उनको भी कहा जाता है कि वो भी इंसानों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट करता है, कि वो छोटे परिंदों को या पोल्ट्री के जानवरों को या गेम बर्ड्स को जो शिकारी जिनका शिकार करता है इंसान, जैसे तीतर वटेर वगैरह, वो उन छोटे परिंदों को, वो शिकारी परिंदे उकाब चील वगैरह खा जाते हैं। और कमर्शियल मछलियों वगैरह को भी खा जाते हैं, कमर्शियल फिशरीज़, यानी कि जो अक्सर लोग मछलियाँ पालते हैं ना, तो वहाँ पे भी अटैक करके इसको भी खा जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गलत एक इम्प्रेशन है, क्योंकि बेचारे कितने खा जाते होंगे वो, ठीक है, इतना नुकसान नहीं कर पाते। तो ये एक मिस्टेकन इम्प्रेशन है कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, यानी कि शिकारी जो परिंदे होते हैं, उकाब वगैरह, ये जो इस तरह की हो गए शाहीन वगैरह, ये मिस्टेकन इम्प्रेशन है कि ये बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं इंसानों का। और इंसान फिर जो है ना इनको पॉइजन करता है, या इंसान इनको शूट कर देता है, तो ये इनकी स्पीशीज़ के लिए ख़तरनाक बात है। तो बेटे अब कुछ फिगर्स एलैबोरेट कर दूँगी आपको। जी, तो बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिजन जो है, ये अपनी छोटा सा जो बच्चा है इसका, यंग पिजन, उसको ये फीड करा रहा है गिज़र्ड से पिजन्स मिल्क, ठीक है, ये अपनी चोंच के ज़रिए। अब इसके ये आप देख सकते हैं, ये देखिए उसकी चोंच, छोटे बच्चे की चोंच से अपने मुंह में ली और अपने गिज़र्ड से जो है ये अपना सारा मिल्क, ये देखिएगा अभी इसको फीड कराएगा। ये देखिए चोंच, बच्चे की चोंच माँ कबूतर जो है उसके मुंह में गई है, ठीक है, और यानी पेरेंट कबूतर, सॉरी,
तो और उसके बाद जो उसका गिज़र्ड होगा वहाँ से जो मिल्क निकल रहा है, यानी वो जो बताया जो सेल्स के ज़रिए, उसके ऊपर ये छोटा बच्चा जो है ना फीड करेगा जब तक कि ये खुद बड़ा होकर दाने खाने के काबिल नहीं हो जाता। तो दिस इज़ हाउ पिजन्स feed their young ones with pigeon's milk, that is the slaughtered outlining of the crop. जी, इस फिगर में बेटे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्रॉप नज़र आ रहा है, ठीक है, क्रॉप है और यहाँ पे इसके अंदर ये पिजन्स मिल्क बन रहा है, ठीक है, नीचे इसी की जो है आपके पास वॉल है उसके सेल्स बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद एसोफेगस के ज़रिए माउथ के ज़रिए वो बाहर आ जाता है और बच्चों को पिजन फीड करा देता है। तो दिस इज़ हाउ पिजन्स मिल्क इज़ फॉर्म्ड। जी बेटे, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एलेबोरेशन दी गई है आपके पास हाउ आउल्स फॉर्म्स अ पैलेट, ठीक है। तो नंबर 1 फिगर में आप देख लें स्वेलो करता है, जैसे इसने पूरे का पूरा माउस खा लिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर जब आएगा सेकेंड फिगर में, जी तो बेटे अभी तक आपने स्वेलविंग देख ली है, ठीक है, स्वेलविंग। और उसके बाद आप देख लो सेकंड नंबर पे प्रोवेंट्रिकुलस है, प्रोवेंट्रिकुलस में पूरे का पूरा माउस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे HCl एक्सक्रीट होगा और उसके बाद उसकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट पैलेट फॉर्मेशन हो जाएगी वेंट्रिकुलस में, जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। अनडाइजेस्टिव पार्ट जो है वो आपके पास रिगर्टिटेशन से बाहर निकल आएगा, ठीक है, बॉडी से। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसने पूरा इनगल्फ कर लिया, यहाँ पे HCl प्रोडक्शन की वजह से इसकी डाइजेशन शुरू हो गई है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पैलेट फॉर्मेशन हो गई है और पैलेट फॉर्मेशन के बाद ये फिर बॉडी से बाहर रिगर्टिटेशन के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटे ये आपके पास वेंट्रिकुलस है, ये जो पोटा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जो बाजार में बिकता है। मुर्गी की बात करें, और की तो नहीं ऑब्वियसली। और इसका जो पहले वाला स्टार्ट वाला पार्ट है देखिए थोड़ा सा थिकर है, इसको हम प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। तो डाइजेशन प्रोवेंट्रिकुलस में होती है और मजीद अब्जॉर्प्शन और पैलेट फॉर्मेशन जो है आपके पास यहाँ पर वेंट्रिकुलस में होती है इन द आउल। और फिर माउथ के ज़रिए वो पैलेट्स जो है ना बाहर आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो ये पैलेट्स हैं, ये इसके घोंसले के इर्द जमा हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर द टुडे। आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ऑफ द बर्ड्स देखा, इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।